नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है अधिगम के पठार। अधिगम के पठार कैसे बनते हैं, क्या अधिगम के पठार हैं और क्या इनके कारण हैं, इन पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अधिगम जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम कब होता है? जब व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। जब तक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होगा, उसके व्यवहार में वो चीज़ नहीं झलकने लगेगी, तब तक अधिगम नहीं माना जाता है, तब तक मनोविज्ञान अधिगम को नहीं मानता है। जब व्यक्ति कोई अनुभव लेता है या प्रशिक्षण लेता है तो उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, या कुछ हम यहाँ कह सकते हैं समस्याएं आती हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे मार्ग में कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य आती हैं, कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ रुकावटें, या हम रुकावटें कहें, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। उसी को अधिगम का पठार कहा जाता है कि जब सीखने के मार्ग में, जब सीखने के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो उसे हम अधिगम का पठार कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अधिगम का जो पठार होता है वो कितने दिनों तक रह सकता है, कितने दिनों के लिए बनता है? तो एक डेफिनेशन है आपकी सोरेनसन के अनुसार। सोरेनसन महोदय ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि सीखने की अवधि में पठार जो है वो कुछ समय तक, कुछ सप्ताह तक एवं कुछ महीनों तक रह सकते हैं। ये तो स्थिति पर डिपेंड करेगा कि वो परिस्थिति जिस टाइम हमारे अधिगम में पठार बना है वो कितने समय के लिए हमारे सामने आई है, कितने समय में हमने उस परिस्थिति का सामना किया है और उस परिस्थिति का निवारण किया है। अगर हमने कुछ समय में ही कर लिया है तो अधिगम का पठार कुछ समय के लिए बना। अगर हमने उस परिस्थिति का निवारण कुछ सप्ताह में कर पाया तो पठार जो है अधिगम का वो कुछ सप्ताह के लिए बना, और अगर हमें उस परिस्थिति का सामना करने में कुछ महीने लग गए तो अधिगम का पठार कुछ महीनों तक बन गया। तो अधिगम का पठार है कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसके मार्ग में जो भी समस्याएं आती हैं, जो रुकावटें आती हैं या जो बाधाएं आती हैं, उनके परिणाम स्वरूप अधिगम का पठार बनता है। यानी उस जगह क्या होता है कि सीखना कुछ समय के लिए रुक जाता है। कभी भी कोई भी अधिगम करते समय अगर हमें कुछ समय तक रुकना पड़ रहा है, हम उसके विषय में ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय पठार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए कुछ आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अधिगम के पठार की परिभाषाएं दी हैं। जैसे सोरेनसन महोदय की ही परिभाषा है, काफ़ी अच्छी परिभाषा है, मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आपके रास महोदय हैं, इन्होंने भी अधिगम के पठार की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उस सीखने की प्रक्रिया में कोई ना कोई समस्याएं भी आएंगी, और समस्याएं आएंगी तो बाधा भी आएगी। जब भी हम अधिगम की विशेषताएं पढ़ें तो उसमें ये पठार एक विशेषता है। या भी अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है आपका कि अधिगम वक्र क्या होता है। अगर हम अधिगम कर रहे हैं तो अधिगम वक्र का भी निर्माण होगा कि कभी हमारा जो अधिगम है वो तीव्र होगा, कभी मंद होगा, कभी रुक जाएगा, जब रुक जाएगा तो पठार बन जाएगा। तो सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता अधिगम का पठार भी है। यह उस अवधि को व्यक्त करता है। अधिगम का पठार जो है वो उस अवधि, उस समय को व्यक्त करता है या उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, रुक जाती है सीखने की प्रक्रिया, कोई भी उसमें उन्नति नहीं होती है। ये आपकी रास महोदय की परिभाषा है। रेक्स महोदय ने क्या कहा है अधिगम के पठार पर कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था से, बहुत अच्छी परिभाषा है, हकीकत में पठार, अधिगम पठार की यही परिभाषा है कि सीखने की प्रक्रिया में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। इसका एक डायग्राम आपको हम बना के दिखाते हैं। जो रेक्स एवं नाइट महोदय की जो परिभाषा है
बिल्कुल फिट बैठती है अधिगम के पठार पर। कि सीखने की प्रक्रिया में पठार तब आते हैं, ये मान लीजिए हम लोग ग्राफ पे बनाए ले रहे हैं इसको, ये बना लिया, ये है आपकी अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा, और ये आपका है अधिगम का समय। अधिगम का समय। अब इनकी परिभाषा के अनुसार कि यहाँ पठार तब आएगा जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में, यानी किन दो अवस्थाओं का वर्णन, यहाँ दो अवस्थाओं का वर्णन हो रहा है। कितनी अवस्थाओं का वर्णन हो रहा है? दो अवस्थाओं का वर्णन हो रहा है। जब दो अवस्थाएं होंगी तभी आपका पठार बनेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने प्रारंभ में अधिगम शुरू किया, ये शुरू कर दिया, ये अधिगम शुरू हो गया, यहाँ तक उसने तीव्र गति से अधिगम किया। उसके बाद कुछ समय तक, क्योंकि ये कुछ अवधि है ना, समय, कुछ समय तक रुक गया यहाँ, तो यहाँ क्या बन गया? पठार बन गया, पठार बन गया। उसके बाद उसने पुनः अधिगम स्टार्ट कर दिया, ये पुनः अधिगम, ये अधिगम की मात्रा, पुनः अधिगम शुरू कर दिया। तो ये अधिगम की प्रथम स्थिति है, अधिगम की प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति में वो चला। उसके बाद कुछ समय तक रुकावट आ गई, कुछ समय तक कोई बाधा आ गई जिसका वो समाधान करता रहा। तो उस जगह पर क्या हुआ, जब वो अपनी समस्या का समाधान कर रहा था उस टाइम हमारे सीखने की प्रक्रिया बाधित हो गई। तो यहाँ क्या बन गया? पठार बन गया, ये पठार बन गया। उसके बाद ये अधिगम की द्वितीय स्थिति है, अधिगम की द्वितीय स्थिति। इस तरीके से पठार बनता है आपका। वही रेक्स महोदय की परिभाषा है कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था से, ये प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब बीच में क्या बनता है? पठार बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी सीखने की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न होती है या कोई रुकावट आती है, उस टाइम पठार का निर्माण होता है। और ये पठार जो बनता है वो हमेशा दो स्थितियों में बनता है, दो स्थितियों के मध्य पठार बनता है। आइए, पठार क्यों बनते हैं, हमारी अधिगम प्रक्रिया के बीच में पठार क्यों आ जाते हैं, इसके विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि अधिगम पठार बनने के कारण। अधिगम पठार बनने के कारण। बनने के कारण क्यों अधिगम के पठार बनते हैं? तो कारण है पहला कारण है थकान, दूसरा है बिंदु परिवर्तन, तीसरा कारण है शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार, चौथा कारण है
शिक्षण विधि, शिक्षण विधि। पांचवा कारण है विषय वस्तु, विषय वस्तु। छठा कारण है रुचि, सातवां कारण है प्रेरणा, और आठवां कारण है शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण। अब देखिए अधिगम का पठार क्यों बनता है, क्या क्या कारण होते हैं जिससे अधिगम में पठार बन जाता है। तो सबसे पहला कारण है थकान। अगर हमारा मस्तिष्क या हमारा शरीर थका हुआ होगा, थकान का अनुभव कर रहा होगा, तो उस टाइम अधिगम नहीं होगा, और अगर अधिगम उस टाइम नहीं होगा, रुक जाएगा, तो पठार बन जाएगा। जैसे विद्यालय में जब वो चलते हैं, आपके पीरियड चलते हैं, प्रथम 4 पीरियड्स में बच्चे पढ़ लेते हैं। उन्होंने पहले घंटे में हिंदी पढ़ा, उसके बाद इंग्लिश पढ़ा, या उसके बाद मैथ पढ़ी, साइंस पढ़ी, जो भी पढ़ा, और बीच में मध्याह्न ना किया जाए, लंच ना किया जाए, और उनको कंटिन्यूअस पढ़ाया जाए, कंटिन्यू कर दिया जाए उनके पढ़ाने को, तो क्या होगा, उन्हें थकान का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है वो थकान की अनुभूति करेगा, तो उस टाइम अधिगम नहीं होगा, और अगर अधिगम नहीं होगा तो फिर पठार बन जाएगा। तो पहला कारण क्या है, थकान है। दूसरा कारण है बिंदु परिवर्तन। अब आपने जो कक्षा में पढ़ाने के लिए आए, जो भी आप शिक्षण बिंदु लेकर के आए, शिक्षण बिंदु अगर वो इंटरेस्टिंग शिक्षण बिंदु है तो बच्चे उस पर, या सरल है शिक्षण बिंदु, तो बच्चे उससे आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें मज़ा आता है, और वो अधिगम अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपना बिंदु परिवर्तन करते हो, जैसे ही आप शिक्षण बिंदु को बदलते हो, वैसे हो सकता है उस शिक्षण बिंदु से बच्चे जो हैं कनेक्ट ना हो पाएँ, और अगर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो अधिगम की प्रक्रिया रुक जाएगी और अधिगम का पठार बन जाएगा। तो दूसरा आपका है बिंदु परिवर्तन। अच्छा, जब तो करें क्या है यहाँ पर, अगर बिंदु परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो भी आप कंटेंट या शिक्षण बिंदु बदल रहे हो, तो शिक्षण बिंदु बदलने पर आपको बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करना पड़ेगा कि बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या आता है। उस पूर्व ज्ञान के आधार पर आप नए अपने बिंदु से उसको जोड़िए, जोड़ करके पढ़ाइए। या आप देख लीजिए कि बच्चों का अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो कोई भी कहानी या कोई भी कविता, कोई किसी भी विषय वस्तु का प्रयोग करके, कोई भी TLM का प्रयोग करके बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाइए और अपने टॉपिक को पढ़ाइए, उस बदले हुए बिंदु को पढ़ाना शुरू करिए। अगला आपका है शिक्षक का व्यवहार। अभी जब हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा रहे थे, उसमें भी था शिक्षक का व्यवहार, कि शिक्षक का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक जितना बच्चों के साथ घुल मिल के रहेगा, शिक्षक का जितना प्रभाव सकारात्मक बच्चों के ऊपर पड़ेगा, बच्चे उतना ही ज़्यादा टीचर से कनेक्ट होंगे, और जितना कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा अधिगम का स्तर अच्छा होगा, अधिगम प्रभावित होगा और अधिगम कंटिन्यू चल पाएगा। अगला है आपका शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधियाँ वही हैं, व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, खेल विधि है, प्रदर्शन विधि है, भ्रमण विधि है, विधियाँ सब वही है, खोज विधि है, करके सीखना विधि है। सभी शिक्षकों को आता भी है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि कौन सा जो शिक्षक है वो कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करके अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। इसके लिए क्या होता है कि जब भी जैसे हम लोग प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, B.Ed कर रहे हैं या BTC कर रहे हैं, तो हमें शुरुआत में ही जब माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, सूक्ष्म शिक्षण सिखाया जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि हमारे अंदर कौशलों का विकास किया जाता है। कौशल आप लोग जो लोग B.Ed BTC कर रहे होंगे उनको पता होगा, शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण की ट्रेनिंग उन्होंने ली होगी। कौशल कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल हुआ,
प्रश्न कौशल हुआ आपका, व्याख्या कौशल है, श्यामपट्ट कौशल है, पुनर्वलन कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। तो इन कौशलों का विकास हमारे अंदर किया जाता है, जिससे हमारा जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावित होता है। और इसीलिए शिक्षक जो है वो नवीन शिक्षण विधियों का और अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके अधिगम की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाए, प्रभावी बनाए, जिससे कि रुकावट ना आए। अगर रुकावट आएगा, सही शिक्षण विधियों का आप प्रयोग नहीं करेंगे तो रुकावट आएगी, और अगर रुकावट आएगी तो पठार बनेगा। अगला है आपका विषय वस्तु। अब आप लोग जो कंटेंट ले रहे हो, जैसे वही मैंने शिक्षण बिंदु में बताया है, वही चीज़ विषय वस्तु में है कि जो भी विषय वस्तु आप पढ़ाने के लिए कक्षा में जा रहे हैं, वह विषय वस्तु जो है वो रोचक होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी लेवल का शिक्षण कर रहे हैं तो विषय वस्तु जो है वो कलरफुल होनी चाहिए, कहानी या कविता का सहारा आपको लेना चाहिए, जिसके माध्यम से विषय वस्तु से बच्चों को आपको जोड़ना चाहिए। अगर आप अपर लेवल में पढ़ाने जा रहे हैं तो भी प्रयास करें कि कक्षा में एक शैक्षिक वातावरण बनाने का प्रयास करें आप, और विषय वस्तु को रोचक बनाएं, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। तो विषय वस्तु भी रोचक होनी चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, इसीलिए हम लोगों को माइक्रो और मैक्रो टीचिंग सिखाई जाती है कि सूक्ष्म शिक्षण और बृहद शिक्षण सिखाया जाता है कि आप लेसन प्लान बना के ले जाइए। आप सीधे जा कर के बुक से ना पढ़ाने लगिए, उससे कंटेंट निकालिए, विषय वस्तु निकालिए और उसको यथासंभव सरल बनाने का प्रयास करो। अगर ऐसा होगा तो अधिगम का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा और पठार नहीं बनेगा, और अगर विषय वस्तु आपकी अच्छी नहीं है तो अधिगम का पठार बनेगा। अगला आपका जो छठे नंबर पे है आपकी रुचि है। छठवां कारक आपका रुचि है। अगर बच्चे आप उनको जो सिखा रहे हैं उसमें अगर वो रुचि नहीं ले रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको मज़ा नहीं आ रहा, वो बोर हो रहे हैं, कारण कोई भी हो, थकान हो या सही शिक्षण विधियों का प्रयोग हो या कुछ भी हो, या विषय वस्तु अच्छी ना हो, अगर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो अधिगम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो बच्चों का इंटरेस्ट जगाएं। जो भी कंटेंट आपने लिया है, जो भी विषय वस्तु आप लेकर के गए हैं, उसे इंटरेस्टिंग बनाइए, बच्चों को विषय वस्तु से जोड़िए, उनके अंदर रुचि उत्पन्न कीजिए। अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो अधिगम होगा, और अगर अधिगम रुक जाएगा, सीखने की प्रक्रिया रुकेगी, तो सीखने में पठार बनेगा। तो एक रुचि भी है, अगर रुचि बच्चों के अंदर नहीं है तो अधिगम में पठार बन जाते हैं। अगला आपका है प्रेरणा। इसका बहुत महत्व, अधिगम और प्रेरणा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कह सकते हैं हम लोग कि अधिगम और प्रेरणा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना प्रेरणा के अधिगम हो ही नहीं सकता है, असंभव। बिना प्रेरणा के अधिगम नहीं हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक तो मुझे लग रहा है यही है, प्रेरणा, कि बच्चे को आप प्रेरित करिए। दो तरीके का सिस्टम होता है प्रेरणा में, या तो वो स्वयं प्रेरित हो जाए, जिसको हम लोग अभिप्रेरित बोलते हैं मनोविज्ञान में, या आप किसी बाह्य वस्तु का प्रयोग करके उसको प्रेरित करिए। जब तक वो प्रेरित नहीं होगा, जब तक उसे नहीं लगेगा कि हाँ हमें ये चीज़ पढ़ना चाहिए या ये हमारे लिए आवश्यक है, तब तक अधिगम नहीं होगा। और अगर अधिगम नहीं हो रहा है तो अधिगम में पठार बन जाएगा, रुकावट आ जाएगी। अगला आपका है शैक्षिक वातावरण। कक्षा में शैक्षिक वातावरण बनाने का प्रयास करिए। ऐसा प्रयास करिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। मेरे हिसाब से इन 7 कारणों पर अगर आप ध्यान दे लेंगे तो शैक्षिक वातावरण अपने आप सही हो जाएगा, और जब वो अपने आप सही होगा तो अधिगम का जो स्तर है, अधिगम का जो लक्ष्य है, वो उसकी पूर्ति हो जाएगी और पठार नहीं बनेगा। तो ये कारण है, इन कारणों पर प्रत्येक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, जिससे अधिगम में पठार ना आए। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।